नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बैंकों में करीब 42,000 करोड़ रुपए के अनक्लेम डिपॉजिट पड़े हुए हैं, जिनका कोई वारिस नहीं है और ये वसीयत प्लानिंग की जरूरत को दर्शाता है। आज हम आपको बताएंगे वसीयत प्लानिंग क्यों करें, क्या है वसीयत बनाने का सही तरीका, वसीयत अगर नहीं हो तो उस स्थिति में संपत्ति को सही हाथों तक पहुंचाने का तरीका क्या है। इसी की बारीकियों पर आज रहेगी चर्चा। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा देते हैं। चिराग मुनि, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आनंद राठी वेल्थ। चिराग, सबसे पहले आपसे समझना हम चाहते हैं, वसीयत प्लानिंग, एस्टेट प्लानिंग, विल प्लानिंग, बेसिकली जो आपकी संपत्ति है उसको सही हाथों तक पहुंचाने की एक कानूनी प्रक्रिया इसको माना जाता है। अगर हम बहुत ही सिंपल भाषा में, आसान से लैंग्वेज में समझें कि वसीयत प्लानिंग क्या होती है, क्या क्या इसमें आप अपने जो वारिस है या नॉमिनी उनको पास ऑन करते हैं, तो इसको कैसे समझे, सिंपल डेफिनेशन क्या रहेगी इसकी? धन्यवाद स्वाति जी। पहली बात तो जैसे आपने कहा, ये एस्टेट प्लानिंग जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। फाइनेंशियल प्लानिंग का ही स्टेप है, बहुत ही क्रूशियल स्टेप है, जो आप किस तरह से आपकी जो पूरी जमा पूंजी है आप किस तरह पास ऑन करना चाहते हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन को। एक एक कहावत है कि द ओनली थिंग सर्टेन इन लाइफ इज डेथ एंड टैक्सेस। सो हम टैक्स प्लानिंग तो काफ़ी करते हैं, लेकिन जो हमारी जमा पूंजी किस तरह हमको ट्रांसफ़र करना है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें दो पहलू है। आप एक तरफ एक तो होता है, बहुत सिंपल तरीके से हम हमारी विल लिख सकते हैं। एंड अगर एक बार हमने विल लिख ली तो उसमें हमारी जस्ट सिर्फ डिज़ायर लिखनी है कि हम किसको देना चाहते हैं और कितना देना चाहते हैं और कैसे देना चाहते हैं। आई थिंक दैट्स अ सिंपल विल। आपको एक आफ्टर योर लाइफ टाइम जो एग्जीक्यूट हो सकता है, या अगर आपको ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम भी प्लान करना होता है, उसकी भी एक जरिया होता है जिसको बोलते हैं प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट, जो हम बना सकते हैं। बट जो सबसे सिंपल फैशन जो है वो विल होता है। जो आपकी डिजायर्स है आप एक पेपर पे लिख दीजिए और एकदम सिंपल वे में लिख दीजिए कि किसको देना है, कितने प्रोपोर्शन में देना है। दैट्स द वे यू कैन प्लान। बिल्कुल। तो वसीयत प्लानिंग बेसिकली सही हकदार तक आपकी संपत्ति पहुंचाना होता है। क्या फायदे हो सकते हैं वसीयत प्लानिंग के? क्योंकि जैसा नेहा ने भी बताया कि बहुत सारे ऐसे अनक्लेम्ड जो संपत्ति है वो तो पड़ी ही है, कई कानूनी विवाद भी हैं जो कि सुलझ नहीं पाए हैं इसके चलते। तो वसीयत प्लानिंग की सबसे बड़ी खूबियां, सबसे बड़ी खासियत क्या है जो इस वक्त हमें लोग देख रहे हैं, जो कि ये समझे, इसके महत्व समझे कि हाँ वसीयत प्लानिंग करना बेहद जरूरी है? कल को क्या ऐसी दिक्कत पेश आती है जो कि वसीयत प्लानिंग के एब्सेंस में होती है? देखिए, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है वसीयत प्लानिंग में, दैट आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी जो संपत्ति है आप कैसे देना चाहते हैं और किसको देना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप विल नहीं लिखेंगे और आपके बाद इट इज़ कॉल्ड, मतलब अगर कोई किसी का देहांत हो जाता है, इंटरस्टेट बोलते हैं उसको, विदाउट अ विल, तो लॉ टेक्स ओवर। लॉ आपका डिसाइड करेगा किसको कितना जाना है। एंड दैट टू इट इज डिपेंडिंग ऑन योर रिलीजन। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप हिंदू है या फिर सिख है या फिर जैन है या बुद्धिस्ट है, तो आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट लग जाता है। 1956 हिंदू सक्सेशन एक्ट बोलते हैं उसको। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं कि अगर कोई मेल हिंदू गुजर गए और उसके बाद अगर उनके पास विल नहीं है, तो आइडियली जो एसेट्स है वो जाएंगे इक्वली बिटवीन मदर, चिल्ड्रन और उनके स्पाउस को। अगर ये ऐसा नहीं है कि उन तीनों को किसी को देना नहीं है, बट कौन से प्रपोर्शन में देना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि मेरे दो बच्चे हैं, एक बच्चे को मुझे ज्यादा देना है बिकॉज ही इज नॉट डूइंग वेल, वॉट एवर। बट आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे लॉ डिसाइड कर लेगा कि सबको इक्वल जाएगा, जैसे आपकी मदर, आपके स्पाउस और आपके चिल्ड्रन को इक्वल जाएगा। सिमिलरली अगर आप क्रिश्चियन या फिर आप पारसी हो, तो आपको इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 लग जाता है, जहाँ पे अगर क्रिश्चियन हो तो 1/3 ऑफ द एसेट्स आपको स्पाउस को देना है, बाकी को आपको लीनियल डिसेंडेंट्स को देने हैं। अगर पारसी है तो अगर आपको सिमिलरली आपको इक्वल देना है बिटवीन स्पाउस एंड चिल्ड्रन। लेकिन अगर माँ बाप भी जिंदा है तो उनको भी हाफ द शेयर ऑफ द चिल्ड्रन देना है। अगर आप मुस्लिम है तो आपको शरिया लॉ लग जाता है। ऑफ कोर्स मुस्लिम में आप सिर्फ 1/3 आपका शेयर विल कर सकते हैं, लेकिन 1/3 तो डिसाइड कर सकते हैं, बाकी का 2/3 पूरा आपका शरिया लॉ के द्वारा जा सकता है। एंड शरिया लॉ में भी काफी सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन किसकी विल है और कौन बचा है और कौन नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर कोई मेल मुस्लिम गुजर जाते हैं और उनके पास चिल्ड्रन है और बीवी है, तो उनको 1/8 ऑफ द शेयर बीवी को जाता है
7/8 बच्चों को जाता है, वो 7/8 भी डिस्ट्रीब्यूशन अगर सन है तो उसको 2:1 रेशियो में जाना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो बहुत सारी चीज आ जाती है, सो लॉ डिसाइड करता है, आप डिसाइड नहीं कर सकते। सो ये मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको वसीयत क्यों प्लान करनी चाहिए। बाकी ऑफ कोर्स देयर आर सेवरल अदर थिंग्स कि अगर वसीयत अगर नहीं प्लान करेंगे तो एक काफी कॉस्टली अफेयर भी हो जाता है। आपको लॉयर के पास जाना पड़ेगा, आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। फिर आपने अगर ठीक से एसेट्स कहाँ पे क्या क्या है लिखे हुए नहीं है तो आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो पिलर टू पोस्ट भाग रहे हैं ढूंढने के लिए कहाँ पे एसेट्स है। क्योंकि जाने के बाद आपको इमोशनल बर्डन तो रहता है बट फाइनेंशियल बर्डन नहीं आना चाहिए। इज वाई यू शुड राइट अ विल। एंड ऑफ कोर्स विल नहीं है तो क्लैरिटी नहीं है, कोई क्लैरिफाई करने के लिए भी नहीं है। शायद जो चला गया वो चाहता भी नहीं था कि झगड़े हो, बट शायद झगड़े हो जाए बिकॉज कोई क्लैरिटी नहीं है किसको कितना जाना है। सो ये सब सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए वसीयत प्लानिंग करना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल चिराग, आपने सही बोला। और कई तो ऐसे मामले हमें खुद दर्शकों के सवाल आते हैं कि किन्हीं के ग्रैंड पेरेंट्स, दादा शहर छोड़कर चले गए और उसके बाद पता चला कि कोई किसी टाइम पर कोई शेयर खरीदा था। एक बहुत ही आसान सा सवाल है जो कि अभी दर्शक हमसे जानना चाहते हैं, क्या वसीयत बनाने की कोई उम्र है? हम यूजुअली कहते हैं कि जो उम्र दराज लोग हैं उनको कहा जाता है चलो अब तो विल बना दो। मतलब ये सुनने में बहुत ही अजीब सा स्टेटमेंट लगता है, पर वसीयत बनाने का सही जो टाइम है वो क्या होना चाहिए? देखिए, उसकी वसीयत बनाने की कोई टाइम नहीं होता है। एज लॉन्ग एज आपके नाम पे कोई भी संपत्ति है तो आप अपना विल बना सकते हैं। इंडिया में एक थोड़ा टैबू हो जाता है, किसी को बोले कि आप विल बनाइए तो वो बोलते हैं अभी तो मेरी उम्र ही क्या हुई है, या फिर मैं अगर बात करूंगा तो इनसिक्योरिटी पैदा हो जाएगी फैमिली में, या तो मुझे विल की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज मेरे सब बच्चे सब ठीक ठाक है, सब कॉर्डियल है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर अगर आपकी विल नहीं होगी क्लियरली तो काफ़ी सारी दिक्कत आ सकती है। इसीलिए विल बनाना बहुत ज़रूरी है। और उम्र का कोई इसमें इशू नहीं है। एज लॉन्ग एज आपके नाम पे संपत्ति है आप अपना विल बना सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है वसीयत का? एक बार वसीयत बना दी, क्या उसको रजिस्टर करना ज़रूरी है? या अगर नहीं भी किया जाए तो वो भी एक्सेप्टेबल है? देखिए, बाय लॉ रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है, बट हम रेकमेंड करते हैं कि रजिस्ट्रेशन करना चाहिए ताकि आपका एक ठीक से रिकॉर्ड रहे रजिस्ट्रार ऑफिस में। आपकी ऑथेंटिसिटी जो होती है बिल की, वो डॉक्यूमेंट एकदम लीगल हो जाता है, आपके कॉन्टेस्ट होने के चांस कम हो जाते हैं। तो इसीलिए रजिस्टर कराना बेटर होगा। आजकल रजिस्ट्रेशन कॉस्ट भी इतना नहीं होता है। डिपेंड्स आप कौन से सिटी में कहाँ पे हो, तो 2-4 हज़ार रुपए में आपका रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है। तो एक रजिस्टर्ड विल रखना बेटर है, बट बाय लॉ आप कोई भी पेपर पे भी लिख सकते हैं और वो एक्सेप्टेबल विल है, एज लॉन्ग एज कोई प्रूव कर सके ये फाइनल विल था वो। ओके। और जब हम एस्टेट प्लानिंग की बात करते हैं चिराग, डेफिनेटली बात होती है कि जब आपको अपने एसेट्स को ट्रांसफर करना है अपने सही हाथों में अपने उत्तराधिकारी को, एक विल प्लानिंग हो गई। और भी कौन से तरीके हैं जिसके जरिए अपनी संपत्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है लीगल तरीके से? एक बात तो है कि हमको और एक याद रखना है कि हमको एग्जीक्यूटर का नाम मेंशन करना है विल में। क्योंकि जो अल्टीमेटली आपके बाद जो एग्जीक्यूट कौन करेगा, ये विल कैसे ट्रांसफर करेगा, क्या होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो जाता है। तो वो भी एक ट्रस्टवर्दी पर्सन होना चाहिए कि आपने एग्जीक्यूटर का नाम लिखे। आप बेनिफिशियरी को भी एग्जीक्यूटिव बना सकते हो, बट वो आपकी इच्छा है कि आप किसको एग्जीक्यूटर बनाएं, दैट इज वन। दूसरे तरीके तो जैसे नेहा ने कहा कि आप नॉमिनेशन कर सकते हो, बट नॉमिनेशन इज अ कस्टोडियन। फिर आपको अगर विदाउट अ विल आपको जाके सक्सेशन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा कोर्ट से। सक्सेशन सर्टिफिकेट जब आपके पास सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी होती है तो आप सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, या आपके पास दोनों है इमूवेबल और मूवेबल तो आपको लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ता है कोर्ट में। एंड वंस कोर्ट आपको गो अहेड देता है इज व्हेन आप एग्जीक्यूट करके आप ट्रांसफर पूरे एसेट्स कर सकते हैं। सो दीज आर द वेज। अगर आपके पास विल नहीं है तो दीज आर द वेज यू हैव टू डू, बट विल इज द मोस्ट इजीएस्ट वे ऑफ ट्रांसफरिंग योर एसेट्स। एंड ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम मैंने जैसे कहा कि आपको एक प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट होता है जिसके द्वारा आप ट्रांसफर कर सकते हो अपने बेनिफिशियरी को।
जहाँ पे आप 2 ट्रस्टी ट्रस्टी हो सकता है ट्रस्ट में, और आप ऑलरेडी शेयर एक डिफाइन करते हो कि ये ट्रस्ट बंद होने के टाइम पे क्या शेयर में जाएगा, जो बेनिफिशियरीज है आपके चिल्ड्रन या फिर आपके स्पाउस, डिपेंडिंग ऑन ट्रस्ट का जो स्ट्रक्चर होता है। तो ये तरीके हैं लीगल वे ऑफ ट्रांसफरिंग योर एसेट्स। बिल्कुल। तो कई तरीके हैं जिसके ज़रिए आप अपनी संपत्ति को सही हाथों में पहुँचा सकते हैं, पर वसीयत प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है।